रामलाल जी अस्पताल के बेड पर लेटे थे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अपनी एक किडनी दी थी, क्योंकि बेटे की किडनी काम नहीं कर रही थी। रामलाल जी का बेटा गलत लोगों की संगत में पड़कर शराब पीने लगा था। शराब की वजह से उसकी किडनी काम नहीं कर रही थी। कुछ समय बाद बाप और बेटा दोनों घर आ गए। उनकी देख रेख मनोरमा जी कर रही थी। कुछ समय बाद बेटा और पति दोनों ठीक हो गए, लेकिन रामलाल जी बूढ़े होने के कारण उनका स्वास्थ्य अब सही नहीं रहता था, मगर बेटा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और वह अब अपनी जॉब पर भी जाने लगा था। रामलाल जी को आए दिन कोई न कोई बीमारी घेरे ही रहती थी। कुछ समय बाद रामलाल जी और मनोरमा जी अपने बेटे के लिए लड़की देखने लगे। वह अपने घर में पढ़ी लिखी सुशील समझदार बहू लाना चाह रहे थे। उनके एक रिश्तेदार ने कीर्ति नाम की लड़की के बारे में बताया। उन लोगों ने उस लड़की को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें कीर्ति बहुत पसंद आई और कुछ ही महीनों बाद कीर्ति और साहिल की शादी हो गई। घर में बहू आने के कुछ समय तक तो सब अच्छे से चला, लेकिन कुछ समय बाद बहू आए दिन अपने सास और ससुर के साथ गलत बर्ताव करती थी और अपने पति साहिल को भी उनके खिलाफ भड़काया करती थी। कुछ समय बाद साहिल अपनी नौकरी के सिलसिले में अपने माता पिता से दूर दिल्ली में जाकर रहने लगा। अब बूढ़े माँ बाप गांव में ही रहकर जीवन बिता रहे थे और उनकी एक बेटी भी थी जो कि अमेरिका में रहा करती थी। धीरे धीरे मनोरमा जी और रामलाल जी बूढ़े होते जा रहे थे। दिन पर दिन रामलाल जी की तबीयत खराब हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को कई बार फ़ोन किया कि बेटा मेरा इलाज शहर के किसी बड़े अस्पताल में करवा दो। इस पर बेटा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। लेकिन कुछ समय बाद मनोरमा जी और रामलाल जी खुद ही अपने बेटे के घर रहने के लिए चले गए और वहीं पर रहने लगे। आज बहुत सालों बाद मनोरमा जी की बेटी इंडिया वापस आई थी। वह अपने मायके पहुंची तो अपने भाई भाभी को ऐसे हंसी ठिठोली करते देखकर उसका खून खौल उठा। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी दोनों को सबक सिखा दे। अरे ज्योति आओ ना, वहाँ दरवाजे पर ही क्यों रुक गई? ज्योति को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका भाई साहिल बोला तो ज्योति ने खुद को बड़ी मुश्किल से शांत किया। तो साहिल बोला, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी मैं और तेरी भाभी तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। मैं तो सोच रहा था मेरी प्यारी बहन अपने भाई से मिलने अभी तक क्यों नहीं आई। अरे भैया क्या बताऊं कि मुझे अपने रिश्तेदार की शादी में जाना था, इसी वजह से लेट से आई। ज्योति फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, भला मैं अपने प्यारे भाई से मिलने कैसे नहीं आती, और वैसे भी पता नहीं दोबारा यह मौका मिले या ना मिले। ज्योति बुदबुदाते हुए बोली। कीर्ति बोली, दीदी पता है आपको
आपके भाई ने आपके लिए ऐसा सरप्राइज़ रखा है। इस बार क्या आप सुनते ही खुशी से पागल हो जाएंगी। ज्योति बोली, भाभी आप लोग तो हमेशा ही मुझे सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन इस बार मैं आप दोनों के लिए सरप्राइज़ लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही आप दोनों के होश उड़ जाएंगे। बस कुणाल जी आप दोनों का सरप्राइज़ लेकर आते ही होंगे। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दोनों खुश होते हुए घर के बाहर पहुँचे तो कीर्ति बोली, अरे दीदी आप इतना बड़ा सरप्राइज़ लाई हैं हमारे लिए, जो इतनी बड़ी गाड़ी में आया है। लगता है विदेश से कुछ बड़ा लेकर आई हो। साहिल बोला, ज्योति अब जल्दी से सरप्राइज़ दिखा दो और इंतज़ार नहीं हो रहा। ज्योति बोली, भैया भाभी सरप्राइज़ आप दोनों का है तो आप ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर देखो। कीर्ति ने भागकर झांकते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसकी सांसें गले में ही अटकी रह गईं। उसने एक ही सेकंड के अंदर गाड़ी का दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। साहिल बोला, तुमने तो दरवाज़ा ऐसे बंद कर दिया जैसे तुमने सरप्राइज़ नहीं किसी भूत को देख लिया हो। कीर्ति उंगली का इशारा करते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके होठ थर थर काँप रहे थे। साहिल बोला, तुम हटो, मैं देखता हूँ। लगता है तुम तो सरप्राइज़ देखकर खुशी से पागल ही हो गई हो। साहिल ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, उसका पूरा शरीर बिजली के करंट जैसा कांपने लगा। ज्योति बोली, क्या हुआ भैया, सरप्राइज़ पसंद नहीं आया क्या? कीर्ति और साहिल के माथे से टप टप पसीना बहने लगा। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर ज्योति का मन अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। ज्योति सोचते सोचते अभी गुजरे दिनों में चली गई, जब वह 2 दिन पहले ही इंडिया लौटी थी। अरे यजमान, उस बुढ़िया के पास मत जाइए, पगली है बेचारी, नुकसान पहुंचा देगी आपको, मंदिर के पुजारी ने कुणाल से कहा। कुणाल, जो कि अपनी पत्नी ज्योति के साथ मंदिर आया था और वहाँ बैठे गरीबों को कुछ पैसे दे रहा था, कि तभी इस मंदिर के पुजारी ने एक बुढ़िया के पास उसे जाने से रोका, जिस पर कुणाल रुक तो गया। ज्योति ने उससे कहा, अरे पंडित जी, कुछ नहीं करेगी यह बेचारी, जब उसे पता चलेगा हम उसकी मदद ही कर रहे हैं। नहीं बिटिया, यह बुढ़िया यूं ही दिन भर इधर उधर चुपचाप ही भटकती है, पर इनके पास जैसे ही युवा आदमी कोई आता है, इसको ना जाने क्या हो जाता है, फिर इसको काबू में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पंडित जी ने कुणाल की ओर इशारा कर ज्योति से कहा, ठीक है, फिर मैं ही जाती हूँ उनके पास। यह कहकर ज्योति कुछ केले और पैसे लेकर उस बुढ़िया के पास जाती है। जैसे ही ज्योति की ओर वह बुढ़िया पलटती है, ज्योति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ज्योति उस बुढ़िया को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है, पर वह बुढ़िया उससे कहती है, बेटा समोसे खिलाएगी मुझे? उसके मुंह से समोसा सुनकर और उसकी ऐसी हालत देखकर ज्योति के आंसू बहने लगे और वह उस बुढ़िया को गले लगाकर रोने लगी।
आखिर ऐसा बताओ क्यों कर रही थी? कौन थी वह बुढ़िया जिससे लिपट कर रोने लगी? ज्योति तो माँ को इस हालत में देखकर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ माँ के साथ, और पापा कहाँ गए? यही सोच सोच कर ज्योति परेशान हो रही थी। सुनो कीर्ति, कल गांव से माँ पापा आ रहे हैं। वह अब यहीं रहेंगे क्योंकि पापा हमेशा ही बीमार रहते हैं और माँ अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रही है। साहिल ने अपनी पत्नी कीर्ति से कहा, वह बीमार रहते हैं तो क्या अब मुझे भी बीमार करने आ रहे हैं? यह मेरा घर है, कोई अस्पताल नहीं, और आपने मना क्यों नहीं किया उन्हें? कीर्ति ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे वह मेरे माँ पापा हैं, सीधा सीधा उन्हें आने के लिए थोड़े ही ना मना कर सकता हूँ। आखिर वजह भी तो कुछ होनी चाहिए मना करने के लिए। साहिल ने कहा, कुछ भी कह देते और अब मैं क्या करूँगी? देखिए मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर वह लोग यहाँ रहने आए तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। कीर्ति ने कहा, अरे यह कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे कैसे उन्हें मना कर दूँ? इकलौता बेटा हूँ उनका, कोई और भाई होता तो उनके पास भेज देता, पर मेरी तो एक ही बहन है और वह भी इस शहर को छोड़कर अमेरिका में रहती है, तो फिर और कहाँ भेजूँ उन्हें? साहिल ने कहा, ठीक है आने दीजिए, उन्हें इतना परेशान करूँगी कि खुद यहाँ से भाग जाएंगे। कीर्ति ने गुस्सा करते हुए कहा। इतना कहकर वह दंदनाते हुए वहाँ से चली गई। उसी के अगले दिन मनोरमा जी और रामलाल जी गांव से शहर अपने बेटे के पास आ जाते हैं और उनको देखकर ही कीर्ति का खून खौल जाता है। वह ना तो उनका हाल चाल पूछती हैं और ना ही चाय नाश्ता लाई और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। खैर शाम तो निकल गई, अब रात के खाने की बारी थी। कीर्ति ने जानबूझकर तेल मसाले वाला खाना बनाया ताकि रामलाल जी और मनोरमा जी खाना ना खा सकें, पर रामलाल जी और कीर्ति जी ने किसी तरह वह खाना खा लिया और अगले दिन रामलाल जी बीमार पड़ गए, जिससे उनका इलाज काफ़ी लंबे दिनों तक चलता रहा। यह देखकर कीर्ति परेशान होकर साहिल से कहती है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, यह घर कम और अस्पताल ज़्यादा लगता है। आप इनको यहाँ से निकालोगे या फिर मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तुम ऐसी बातें मत करो, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर साहिल अपने माता पिता के पास जाकर कहता है, पापा आप जब से यहाँ आए हैं आपकी तबीयत सही नहीं रहती, लगता है आपको शहर का पानी सूट नहीं कर रहा है। आप लोग गांव ही वापस चले जाइए, पूरे दिन आप इधर उधर गंदगी फैलाते रहते हैं, कीर्ति को बहुत परेशानी होती है, आप यहाँ से चले जाइए। बेटा तेरे पापा तो वहाँ भी बीमार ही रहते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है। मनोरमा जी ने कहा, ठीक है आप लोग वापस चले जाइए, मैं एक नर्स का इंतज़ाम करवा दूंगा वहाँ। साहिल ने कहा, पर बेटा आगे मनोरमा जी और कुछ कहती, तभी साहिल बीच में ही बोल पड़ता है, पर वह क्या माँ, आप लोगों के बहाने देखकर समझ आ रहा है आप लोग यहाँ से जाना ही नहीं चाहते, पर मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, यहाँ मैं आप लोगों का खर्चा, बीमारी का खर्चा, यह सब नहीं उठा सकता। एक तो शहर में इतनी महंगाई पहले से है, ऊपर से मेरा खुद का परिवार, अब आप लोग आकर ऐसे यहाँ आ गए तो
मैं कहाँ से संभाल पाऊँगा। बेटा, हमें नहीं पता था कि हम तेरे लिए बोझ हैं। तुझे याद है जब तेरी किडनी खराब हो गई थी तब तेरे पापा ने अपनी किडनी तुझे दिया। इनके शरीर ने जवाब दे दिया, इसलिए आए दिन यह बीमार ही रहते हैं। थोड़ी खाने में गड़बड़ी होने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पिछले कुछ सालों से इनकी दवाइयाँ और इलाज का खर्च उठाते उठाते हमें हमारे गांव का घर भी बेचना पड़ गया। अगर तुझसे पैसा मांग लें तो तू हमेशा अपना रोना रोने लगता है। सच में शहर में महंगाई भी तो काफ़ी है, इसलिए दो जगह तू परिवार कैसे संभालेगा। हम यह सोचकर यहाँ आ गए, पर यहाँ आकर तो पता चला हम यहाँ अनचाहे मेहमान से ज़्यादा और कुछ नहीं हैं। मनोरमा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पापा ने मुझे अपनी किडनी दी है, इसलिए उसका हिसाब लेने यहाँ रहने आए हो। ठीक है, बताइए कितने पैसे चाहिए। आप लोगों को मैं इतने पैसे दे दूँगा, फिर मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाइए। आप लोगों ने वहाँ का घर मुझे बिना बताए ही बेच दिया और अब अपनी बीमारी को लेकर मुझे बेचने आए हैं। साहिल ने आंखें दिखाते हुए कहा, वाह बेटा, आज तेरे मुंह से यह सारी बातें सुनकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। न जाने कितने पुण्य किए होंगे जो हमें तेरी जैसी औलाद मिली। चलो मनोरमा जी, अब इन सारी बातों के बाद तो हम सड़क पर ही रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रह सकते। रामलाल जी ने कहा, हाँ जाइए और कृपा करके अपनी सूरत दोबारा मत दिखाइएगा। साहिल ने कहा। उसके बाद रामलाल जी और मनोरमा जी घर से निकल जाते हैं और वह जाकर बस अड्डे पर बैठ जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे जी? गांव में तो अपना घर भी नहीं रहा। सुनिए ना, हम ज्योति को फ़ोन करते हैं, वह हमें कुछ ना कुछ रास्ता बताएगी। मनोरमा जी ने कहा, उसको क्या बताएंगे? जब बेटे ने हमें नहीं रखा तो उसके घर हम कैसे रह सकते हैं? आखिर बेटी का घर का पानी पिएंगे, उससे तो मर जाना बेहतर होगा। तुम चिंता मत करो, अभी मैं जिंदा हूँ, कुछ ना कुछ तो रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। रामलाल जी ने भड़कते हुए कहा। रामलाल जी के भड़कने से उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होते ही मनोरमा जी पूरा घबरा जाती हैं और बस अड्डे पर मौजूद सभी लोगों को मदद के लिए पुकारने लगती हैं, पर कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले वहाँ आते हैं उनकी मदद के लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रामलाल जी की मौत हो चुकी थी। मनोरमा जी को इस बात का पता चलते ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, फिर एकदम से शांत हो गईं और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उन्हें अब घर परिवार कुछ भी याद नहीं रहा। फिर याद रहा तो उनके बेटे की करतूत। वह हर एक नौजवान लड़के में अपने बेटे को देखती और इनका गुस्सा भी तभी बढ़ जाता और वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगती। आज कई सालों बाद ज्योति अपने शहर आई थी। वह अपनी माँ को इस हालत में मंदिर में देखकर हैरान सी हो जाती है। ज्योति को रोता देख उसका पति कुणाल भी वहाँ आ जाता है। इससे पहले कुणाल मनोरमा जी को देखकर ज्योति की तकलीफ़ समझता है
मनोरमा जी कुणाल को देखकर आग बबूला हो जाती हैं और उससे कहती हैं, नालायक, अब तू यहाँ क्या लेने आया है? भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार दूंगी। ज्योति भी माहौल को समझते हुए कुणाल को वहाँ से चले जाने को कहती हैं और खुद अपनी माँ को गले लगा कर कहती हैं, माँ चुप हो जाओ, मैंने उसे भगा दिया। यह कहते हुए उन्हें शांत कराने लगती हैं। जब मनोरमा जी थोड़ा शांत होती हैं तो ज्योति पंडित जी से पूछती हैं, पंडित जी, यह यहाँ कितने दिनों से हैं और उनकी ऐसी हालत कैसे हुई? बिटिया, जितना मुझे पता है यहाँ पर लगभग 5 महीने से हैं और सुनने में आता है यह और उनके पति गांव से यहाँ अपने बेटे के पास आए थे, पर उनके बेटे ने उन्हें सड़क पर मरता छोड़ दिया और जब से उनके पति की बस अड्डे पर मौत हुई है, यह तभी से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। क्या तुम इन्हें जानती हो? पंडित जी ने कहा, हाँ पंडित जी, यह मेरी माँ हैं। ज्योति ने कहा, माँ, पर यहाँ ऐसी हालत में तुम्हें क्या पता नहीं था कुछ भी? पंडित जी ने हैरानी से पूछा। पंडित जी, मेरे भैया ने कहा था यह तीर्थ पर गए हैं जहाँ उनका फ़ोन नहीं लग रहा, और भैया ने उनके तीर्थ की कुछ तस्वीरें भी मुझे दिखाई थी और मैं विदेश में बैठी भैया की बातों को सच मानती गई। कभी कभी भैया की बातों से हैरानी भी होती थी, लेकिन फिर भी वह कहते उनकी माँ पापा से बात हुई, जबकि माँ पापा मुझे कभी फ़ोन नहीं करते थे। इसके लिए भी भैया कहते हैं 4 धाम की यात्रा में से तुझे कॉल लगाना तो नामुमकिन है, क्योंकि हमारा फ़ोन ही इतने मुश्किल से लगता है, जबकि मैं भारत में हूँ और तू तो फिर भी अमेरिका में है, और मैं ना चाहते हुए भी इस बात को सच मान लेती, क्योंकि भैया इतना नीचे गिर जाएंगे यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पर अब भैया को उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी और यह सज़ा उन्हें खुद माँ देगी। उसके बाद ज्योति मनोरमा जी को अपने घर ले गईं। ज्योति भारत आई है यह बात साहिल को भी पता थी और अगले दिन ज्योति साहिल के घर आई। कैसे हो भैया भाभी? ज्योति ने आते ही कहा, हम ठीक हैं, आओ अंदर आओ। और कुणाल कहाँ है? साहिल ने पूछा। वह घर पर ही हैं, अपने मम्मी पापा के साथ बुआ जी के यहाँ गए हैं, शाम को आएंगे मुझे लेने, ज्योति ने कहा। उसके बाद चाय नाश्ता चल रहा था कि तभी ज्योति साहिल से पूछती है, भैया माँ पापा से बात हुई आपकी? कब आ रहे हैं? उनसे कहना ज्योति आई है, देखना कैसे भागे भागे आएंगे। अरे वह तो 4 धाम से काशी और बनारस जाएंगे, सब जगह घूम कर ही वापस आएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा, साहिल ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा। पर भैया पापा की तबीयत भी खराब ही रहती है, तो इतना कैसे घूमेंगे? माँ कैसे तैयार हो गई इस बात के लिए? अब तुम मेरा इंडिया वाला नंबर उनको दे देना और कहना मुझे कॉल करें, और उनका फ़ोन वह तो चल रहा होगा ना, लंदन से तो उनका फ़ोन कभी लगा नहीं, अब तो इंडिया से लग सकता है ना, छोड़ो अभी इस पर कॉल करके देखती हूँ। ज्योति ने यह कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा को कॉल करने लगी।
उसकी हरकत से साहिल और कीर्ति घबरा गए कि तभी ज्योति कहती है, पता नहीं पापा का फ़ोन कभी लगता ही नहीं है। पहले भी वहाँ से नहीं लगता था, अब यहाँ आकर भी वही हाल है। यह लगभग 5 महीने से हो रहा है। 5 महीने हो गए उनको तीर्थ यात्रा पर गए हुए। यह काफ़ी लंबा नहीं है। पता नहीं वहाँ सब ठीक है। पापा से किस नंबर पर बात होती है, वह नंबर ज़रा मुझे देना। अरे ज्योति, तू बेकार में ही इतनी टेंशन ले रही है। हम क्या माँ पापा को ऐसे ही छोड़ देंगे? उनकी पूरी खबर रहती है हमें। यह देख उनकी कल की भेजी हुई फ़ोटो। यह कहकर वह अपना फ़ोन ज्योति के आगे कर देता है और ज्योति वह फ़ोटो देखकर हैरान हो जाती है। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी बहुत आता है कि माँ पापा की फ़ोटो दिखाकर आज तक मुझे बेवकूफ़ बनाता आया है। न जाने इसमें ऐसे ही कितने फ़ोटो रखे होंगे मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। ज्योति जब वह फ़ोटो देख रही थी कि तभी कीर्ति कहती है, वहाँ दर्शन करते हैं। उनका तीर्थ यात्रा करते करते मन भी बदल गया है। वह कह रहे थे कि वहाँ काशी में किसी गुरु जी के साथ कुछ दिन भोले बाबा की सेवा करेंगे। पापा जी की तबीयत अभी पहले से काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए हमने भी सोचा उनका मन भी लगा रहे। और क्या चाहिए हमें, हम भी उसी में खुश हैं। मेरे पापा को मार कर तुम खुश हो रही हो चुड़ैल? तुम लोगों की खुशी को मैं मातम में ना बदला तो मैं भी अपने माता पिता की बेटी नहीं, ज्योति ने अपने मन में कहा। उसके बाद ज्योति चली जाती है। एक तरफ तो ज्योति अपनी माँ का इलाज शुरू करवाती है, दूसरी तरफ वह हर रोज़ साहिल से उसके पापा से बात करवाने को कहती है। यह ज्योति तो पीछे ही पड़ गई है। अब मैं उसको पापा से बात कैसे करवाऊँ? फ़ोटो स्वैप करवा कर फ़ोटो दिखा चुकी हूँ उसे, फिर भी माँ पापा से ही बात करनी है। साहिल ने कीर्ति से कहा, सुनिए ना, जिस तरह हम उन्हें झूठा फ़ोटो दिखाकर मम्मी पापा जी के तीर्थ पर होने का विश्वास दिला चुके हैं, वैसे ही किसी आदमी को पापा जी बनाकर फ़ोन पर बात करा दीजिए, जिस आदमी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी पापा से मिलती जुलती हो। अगर उसने आवाज़ पहचान भी ली तो कहेंगे मौसम बदलने के कारण उनका गला खराब है, आवाज़ बदल गई है, यह बता देना। ज्योति को कोई शक नहीं होगा, फिर विदेश वापस भी लौट जाएगी, हमारी भी बला टल जाएगी। कीर्ति ने कहा, वाह क्या आइडिया दिया है कीर्ति, कल उसकी बात करवाता हूँ पापा से। यह कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन ज्योति साहिल के यहाँ पहुँची। साहिल ज्योति को आते ही कहता है, आज पापा तुझे फ़ोन करेंगे, मैंने उनसे कल बहुत कहा। यह क्या पापा, आप लोगों को फ़ोन क्यों नहीं करते? बड़ी नाराज़ है। तो इस पर पापा ने कहा, पता नहीं क्यों उसका फ़ोन नहीं लगता। ठीक है, अब जब वह यहीं है और कल जब मेरे यहाँ आएगी, मैं तेरे ही फ़ोन पर फ़ोन करूँगा और उससे बात कर लूँगा। अब यह नया नाटक है, चलो देखते हैं इनका नया नाटक। ज्योति ने अपने मन में सोचा और फिर कहा, सच में भैया, पापा आज मुझे फ़ोन करेंगे? हाँ, पहले तुम चाय नाश्ता कर लो, साहिल ने कहा। कीर्ति चाय नाश्ता लेकर आती है और वह नाश्ता करने लगती है। दूसरी तरफ कीर्ति साहिल अपने कमरे में जाते हैं
तो कीर्ति कहती है, सुनो जी, उसे सही से समझा दिया है ना, ठीक से बात करे। हाँ, समझा तो दिया है, पर एक बार वह पापा बनकर सही से बात कर ले, बस फिर तो सारा झंझट ही खत्म। साहिल ने कहा, यह बुढ़िया और बुढ़े जीते जी भी हमारे गले का फंदा थे और अब मरने पर भी गले का फंदा बने हुए हैं, पर आपको ठीक से पता है ना, वह मर चुके हैं। कीर्ति ने कहा, माँ, पापा के यहाँ से निकलने के बाद मैं उनके पीछे गया, यह तसल्ली करने के लिए कि वह इस शहर से जा रहे हैं या नहीं। फिर मैं बस अड्डे पर पापा को मरते देखा। जब पापा के लिए वहाँ पुलिस आई तो मैं काफ़ी डर गया था, कहीं माँ हमें फंसा ना दे, पर फिर माँ की हालत देखकर मुझे चैन मिला। अब माँ भी उस हालत में ज़्यादा दिन थोड़े ही ना जिंदा बचेगी, कहीं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर ही गई होगी, और अगर जिंदा भी होगी तो अभी उनकी मानसिक हालत ऐसी नहीं कि वह किसी को कुछ बता सके और यहाँ वापस आ सकें। साहिल ने कहा, अच्छा अब चुप करो और चलो, कहीं ज्योति को कोई शक ना हो जाए और हमारा यह नाटक पहले ही खराब हो जाए। साहिल ने कहा। उसके बाद सभी बाहर जाते हैं। ज्योति चाय नाश्ता करती है कि तभी साहिल का फ़ोन बजता है। यह लो, पापा का फ़ोन आ गया। ज्योति, पहले बात कर लो, फिर जो करना हो कर लेना। साहिल ने यह कहते हुए अपना फ़ोन ज्योति को पकड़ा दिया। ज्योति हेलो बोलते ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने भैया की करतूत पर यकीन नहीं आ रहा था और इधर साहिल समझ रहा था कि ज्योति को उसने बेवकूफ़ बना दिया। ज्योति बोली, पापा कहाँ चले गए आप? कितने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? और मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपकी बेटी किसी की बातों को यकीन कर निश्चिंत बैठी रही और आपको बचा न सकी। पर पापा, आपके कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। ज्योति की सारी बातें सुनकर साहिल, कीर्ति बिल्कुल ही चौंक गए और उनके पसीने छूटने लगे। ज्योति बोली, आप जो भी हैं, यह जो आपने किसी के कहने पर यह नाटक किया है ना, आपको भी उसकी सज़ा होगी, क्योंकि जो आदमी बनकर आप बात कर रहे हैं उनको इन लोगों ने मार डाला और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए यह सारा नाटक कर रहे हैं। यह तू क्या कह रही है ज्योति? साहिल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, और यह सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो कि हम खूनी हैं? ज्योति एक जोर का तमाचा अपनी भाभी के गाल पर जड़ते हुए बोली, आप लोगों की सच्चाई का पता तो मुझे कब का चल गया था, बस सबूत ही नहीं था जो अब मिल गया है। भैया भाभी, आप लोगों के लिए गिफ्ट लाकर रखा है, बाहर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर ज्योति बाहर से मनोरमा जी को लेकर आती है। मनोरमा जी को देखकर साहिल और कीर्ति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और इधर मनोरमा जी साहिल को देखकर उसके पास जाती हैं और उसे एक खींचकर तमाचा मारती हैं। वह तमाचे मारे ही जा रही थी, तब ज्योति अपनी माँ को खींचकर साहिल से अलग करती हैं। इस पर मनोरमा जी रोते हुए ज्योति से कहती हैं, आ गई तू बेटी, देख तेरे भैया जिन्होंने अपने जीवनदाता को मार डाला। हर माता पिता अपने बच्चों को एक ही बार जीवन देते हैं,
पर तेरे पापा ने तो इसे 2 बार जीवन दान दिया, पहली बार जन्म देकर, दूसरी बार किडनी देकर, मगर साहिल ने अपने बूढ़े बाप को मौत के मुंह में ढकेल दिया। इसे अपने बूढ़े माता पिता के लिए कोई दया भाव नहीं था। बेटा, हमारे लिए इस घर में खाना नहीं था, और अगर इनका खाना खाकर हम बीमार पड़ते हैं तो भी हमारा ही दोष था। तुम्हारे पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बस अड्डे पर ही उनकी मौत हो गई। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। ज्योति रोते हुए बोली, पता है, यह जानकर हैरान हो जाओगी, जब पापा की ऐसी हालत थी तब भैया उस वक्त वहीं थे और खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। ज्योति ने कहा, क्या यह वही था? मनोरमा जी ने कहा, माँ, आप अपने आप को देखो, मुझे क्या हुआ था। मैं भी तेरे पापा की तरह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती, दोबारा इसकी सूरत नहीं देखनी पड़ती। मनोरमा जी ने कहा, आप चिंता मत करो, इन लोगों के खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास। यह देखिए भैया, भाभी अभी थोड़ी देर पहले अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं और तभी मैंने रिकॉर्डिंग बना ली। लो, पुलिस भी आ गई। पुलिस को देखते ही साहिल और कीर्ति मनोरमा जी और ज्योति से माफ़ी मांगने लगते हैं, जो तुम दोनों ने किया है। अब तुम्हें जेल तो मैं करवाऊंगी और हो सके तो पापा से अपने गुनाहों की माफ़ी जेल में ही मांग लेना, क्योंकि अब तो तुम लोगों को मैं जेल से कभी निकलने ही नहीं दूंगी। मनोरमा जी ने दोनों को एक एक चांटा लगाते हुए कहा। इतने ही देर में पुलिस आई और दोनों को पकड़ कर ले गई। जिस दिन मुकदमे की सुनवाई थी, मनोरमा जी ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि सभी की आंखें नम हो गईं। जज भी उनके सामने अपनी कुर्सी से आकर सर झुकाकर खड़े हो गए और बोले, माँ जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। कुछ साल पहले मैंने भी अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को छोड़ दिया था, लेकिन आज इस अदालत में एक माँ को नहीं, 2 माँओं को न्याय मिलेगा। मनोरमा जी के बेटे बहू को 10 साल की सज़ा सुनाई और सज़ा सुनाते ही अपनी माँ को ढूंढने के लिए जज साहब चले गए। मनोरमा जी को आज शांति मिल रही थी। उसके बाद ज्योति अपनी माँ को लेकर अमेरिका हमेशा के लिए चली गई। उधर जज साहब अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आकर आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। कितना नालायक बेटा हूँ मैं। आपने अपना खून पसीना बहाकर मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक काबिल इंसान बन सकूं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। आपने मुझे न्याय का देवता बनाया और मैंने ही आपके साथ ही अन्याय किया। अपने बेटे को माफ़ी मांगते देख जज की माँ की आंखें भर आईं और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। माता पिता एक भी मौका नहीं छोड़ते अपने बच्चों को बार बार जीवन दान देने का, लेकिन बच्चे अपने माता पिता को कुछ समझते ही नहीं हैं और वह उनसे बुढ़ापे में छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें? तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।